नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पूनम सिखवाल पर। मैं पूनम सिखवाल कहानियाँ सुनाती हूँ। तो आज के हमारी कहानी है देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास चंद्रकांता। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। शाम का वक्त है। कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स, वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष ही होगी। यह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का प्यारा लड़का और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दिली दोस्त, बड़ा चालाक, फुर्तीला, कमर से सिर्फ खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमंद लिए बड़ी तेजी से चारों तरफ देखता और इनसे बातें करता जाता। इन दोनों के सामने एक घोड़ा कसा कसाया दुरुस्त पेड़ से बंधा हुआ है। कुंवर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस दर्जे तक पहुंचा दिया। कई दफा तुम विजयगढ़ जाकर राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूँ उतनी ही चंद्रकांता मुझसे रखती है। और हमारे राज्य से उसके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला है। इस पर भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, इस खत में चंद्रकांता ने यही लिखा है, जिस तरह बने जल्द मिल जाओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं हर तरह से आपको यहाँ ले जा सकता हूँ, मगर चंद्रकांता। एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जयसिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बिठा रखा है। दूसरे, उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों अय्यारों को, जिसका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात की ताकीद कर दी है कि बराबर वे लोग महल की निगहबानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उनके अय्यारों को बहुत खूबी से मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी लड़की अपने मंत्री के लड़के को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी रही है कि आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। और अपने बात के जरिए उसने महाराज जयसिंह के कान तक आपके प्रेम का हाल पहुंचा दिया है और इसी सबब से पहरे की सख्ती ताकीद कर दी गई है। आपको ले चलना अभी मुझे पसंद नहीं, जब तक मैं वहां जाकर फसादियों को गिरफ्तार न कर लूं। इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूं, क्योंकि चपला अय्यारों और चंद्रकांता की प्यारी सखी है और चंद्रकांता को जान से भी ज्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देख लूं और लौटूं, तब आपको चलने के बारे में राय दूं। कहीं ऐसा न हो कि बिना समझे बूझे काम करके हम लोग वहां ही गिरफ्तार हो जाए। तब वीरेंद्र सिंह कहते हैं, जो मुनासिब समझो करो, मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत का भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और अय्यारी दोनों का। तेज सिंह ने कहा, मुझे यह भी पता है कि हाल ही में क्रूर सिंह के दोनों अय्यार नाजिम और अहमद का यहाँ आकर पुनः हमारे राजा का दर्शन कर गए हैं। न मालूम किस चालाकी में आए थे, अफसोस उस वक्त मैं यहाँ न था। तब वीरेंद्र सिंह ने कहा, मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर ही कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। वीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए
और अपने किले की तरफ चल दिए। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों तैयारों के साथ बैठकर बातें कर रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, देखो नाजिम, महाराज को तो यह ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनूं, और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब कहो कि मेरा काम कैसे निकले। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं तो कहाँ जाऊं, कहाँ रहकर आराम करूं? फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुर्दशा करेंगे। इससे तो मुझे यही मुनासिब होगा कि पहले वीरेंद्र सिंह और उसके अय्यार तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डाला जाए कि हजारों वर्षों तक पता न लगे, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा, और तब अलबत्ते अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर यह तो कहो कि महाराज को मारने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा? लोग मुझे राजा कैसे बनाएंगे? तब नाजिम ने कहा, हमारे राजा के यहाँ बनिस्बत काफिरों के मुसलमान ज्यादा है। उन सभी को आपकी मदद के लिए मैं राजी कर सकता हूँ, और उन लोगों से कसम खिला सकता हूँ कि महाराज के बाद आपको राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें। क्रूर सिंह, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शर्त मैं दिलो जान से कबूल करता हूँ। तब अहमद ने कहा, तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला लूंगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले कर दिया। जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों को एक दिल कर लेना हम लोगों के जिम्मे है। इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा होने पर हमें दोनों वजीर मुकर्रर किए जाए, और तब तक हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात की बात में जमाना कैसे उलट पलट कर सकते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि यह शाम बहुत अच्छा वक्त है। चंद्रकांता जरूर बाग में गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी विरह कहानी कहती होगी। इसीलिए हमको इसका पता लगाना होगा, कोई मुश्किल न होगा। आजकल वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच क्या हो रहा है? यह कहकर दोनों अय्यार क्रूर सिंह से विदा हो गए। कुछ दिन बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा बाग में टहल रही है। भीने भीने फूलों की महक धीमी धीमी हवा में साथ मिलकर तबीयत को खुश कर रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग के पश्चिम की तरफ वाले आम के घने पेड़ों की बहार और उसमें से बैठते हुए सूरज के किरणों की चमक एक अजीब ही मजा दे रही है। फूलों की क्यारियों की रविशों से अच्छी तरह छिड़काव किया हुआ है, और फूलों के दरख्त भी अच्छी तरह पानी से धोए हुए हैं। कहीं गुलाब, कहीं जूही, कहीं बेला, कहीं मोतिये की क्यारियां अपना अपना मजा दे रही है। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल और दूसरी तरफ सुंदर सुंदर बुर्जियां अपनी बहार दिखला रही है। चपला, जो चालाकी के फन में बड़ी तेज और चंद्रकांता की प्यारी सखी है, उसने चंचल हावभाव के साथ चंद्रकांता को संग लिए चारों ओर घूमती तारीफ करती खुशबूदार फूलों को तोड़ तोड़कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। मगर चंद्रकांता को
वीरेंद्र सिंह की जुदाई में ये सब कुछ अच्छा नहीं मालूम होता है। उसे तो दिल बहलाने के लिए उसकी सखियां जबरदस्ती बाग में खींच लाई। चंद्रकांता की सखी चंपा तो गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ती हुई मालती लता के कुंज की तरफ चली गई, लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास जाकर निकली और उसकी चक्कादार टूटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगी। तब चपला और चंद्रकांता के बीच वार्तालाप हो रही थी। चपला ने कहा, न मालूम चंपा किधर चली गई। चंद्रकांता, कहीं इधर उधर घूम रही होगी। चपला, 2 घड़ी से ज्यादा हुआ है कि हम लोगों के साथ में है। चंद्रकांता, देखो वो आ रही है। तब चपला ने कहा, इस वक्त तो इसकी चाल में फर्क मालूम होता है। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए यह कैसा गुच्छा लाई हो। अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो इसको देखकर मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको बहुत कुछ इनाम देते। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही यकायक चंद्रकांता का अजब हाल हो गया। भूली हुई कुछ बात फिर याद आ गई। कमल मुख मुरझा गया, ऊंची ऊंची सांसें लेने लगी, आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे धीरे कहने लगी, न मालूम विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। न मालूम मैंने उस जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया है जिनके बदले यह दुख भोगना पड़ा है। देखो पिताजी को क्या धुन समाई है। कहते हैं कि चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूंगा। हाय, वीरेंद्र सिंह के पिता ने शादी करने के लिए कैसी कैसी खुशामदें की, मगर उस दुष्ट क्रूर के बाप कुपत सिंह ने उनको ऐसा कुछ अपने वश में कर रखा है कि कोई काम होने ही नहीं देता। और उधर कमबख्त क्रूर उससे अपनी ही लस्सी लगाना चाहता है। यकाएक चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर धीरे से दबाया, मानो चुप रहने का इशारा किया। चपला के इशारे को समझकर चंद्रकांता चुप हो रही और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रुमाल उस जगह जानबूझकर गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी देखो तो फव्वारे के पास कहीं मेरा रुमाल तो गिर नहीं पड़ा है। चंपा रुमाल लेने फव्वारे की तरफ चली गई। तब चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी तैने बोलते बोलते मुझे एकाएक क्यों रोका। चंपा ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर शुबह हो गया है। उसकी बातें और चितवनों से मालूम होता है कि वह असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रुमाल लाकर चपला के हाथ में दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी कल रात को तू मुझसे जो कह रही थी सो तैने किया। चंपा बोली, नहीं मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला यह बात तो याद है कि वह भी भूल गई। चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, भला दोहरा के मुझसे कह तो सही, तब मैं जानूं कि तुझे याद है। इस बात का जवाब न देकर चंपा ने दूसरी बात छेड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि यह चंपा नहीं है। आखिर चपला यह कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूंगी, चंपा को एक किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, मेरे कान में कुछ बदबू तो नहीं आ रही है, क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के फेरे में आ गई और फौरन कान सूंघने लगी। चपला चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान पर रखकर नकली चंपा को सूंघा दिया, जिससे सूंघते ही चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी देखा तो चपला से कहा, सखी कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चंपा से शर्माना पड़े। नहीं, ऐसा न होगा, कह चपला चंपा को पीठ पर लाद फव्वारे के पास लाई और चंद्रकांता से बोली, तुम फव्वारे से चुल्लू भर भर पानी इसके मुंह में डालो, मैं धोती हूँ।
चंद्रकांता ने ऐसे ही किया और चपला खूब रगड़ रगड़ कर उसका मुंह धोने लगी। थोड़ी देर में चंपा की सूरत बदल गई और साफ नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, सखी, इसने तो बड़ी बेअदबी की है। देखो तो अब मैं क्या करती हूँ। कहकर चपला नाजिम को फिर पीठ पर लाद कर एक कोने में ले गई, जहाँ बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपने अयारी के बटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कसकर बांधे और डिबिया में लखलखा निकाल उसको सुघाया, जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद में बेबस देखा। चपला कौड़ा लेकर खड़ी हो गई और मारना शुरू किया। नाजिम कहने लगा, माफ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ। अब मैं ऐसा कभी न करूँगा, बल्कि इस काम का नाम भी न लूँगा, इत्यादि कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा। मगर चपला कब सुनती थी। वह कौड़े जमाए जा रही थी और बोली, सब्र कर, अभी तो तेरी पीठ की खुजली भी न मिटी होगी। तू यहाँ क्यों आया था? क्या बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी? क्या बाग की सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता था कि चपला भी यहाँ होगी? हरामजादे, बेईमान। चपला ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। देख, मैं अभी उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूँ। यह कहकर फिर मारना शुरू किया। तब पूछा, सच बता, तू यहाँ कैसे आया और चंपा कहाँ गई? मारे खौफ के नाजिम का असल हाल कहना ही पड़ा। वह बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़ककर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वो बेहोश हो गई। तब मैंने उसे मालती लता के कुंज में डाल दिया और उसकी सूरत बनाकर उसके कपड़े पहनकर तुम्हारी तरफ चला आया। लो, मैंने अब सब हाल कह दिया है, अब छोड़ दो। चपला ने कहा, ठहर, छोड़ती हूँ, मगर फिर भी 10-5 खूबसूरत कोड़े और जमा ही दिए। यहाँ तक कि नाजिम बिलबिला उठा। तब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी, तुम इसकी निगहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूँ। कहीं यह पाजी झूठ न कहता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुंची और बत्ती बाल कर ढूंढने लगी। देखा तो सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी और बदन पर उसके एक लत्ता भी नहीं है। लखलखा सुंघाकर होश में लाई और पूछा, क्यों, मिजाज कैसा है? खा गई ना धोखा? चंपा ने कहा, मुझको क्या मालूम था कि इस समय यहाँ अय्यारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, जिसको सुनते ही मैं बेहोश हो गई। फिर न मालूम क्या हुआ। हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया। मेरे कपड़े भी उतार लिए। बड़ी लागत के कपड़े थे। वहां पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए थे, जिसमें से 2 एक लेकर चपला ने चंपा को बदन ढका और तब यह कहा कि मेरे साथ आ, मैं दिखलाऊंगी जिसने तेरी ऐसी हालत की है। चंपा को साथ लेकर उस जगह आई जहाँ चंद्रकांता और नाजिम थे। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने चंपा से कहा, देख, इसी ने तेरे साथ यह भलाई की थी। चंपा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा गुस्सा आया और वह चपला से बोली, बहन, अगर इजाजत दो तो मैं भी 2-4 कोड़े लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूं। चपला ने कहा, हाँ हाँ, जितना जी चाहे इस मुए को जूतियां लगाओ, बस फिर क्या था। चंपा ने मन मनाते कोड़े नाजिम को लगाए, यहाँ तक कि नाजिम घबरा उठा और जी में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गागत करे, जिसकी बदौलत मेरी यह हालत हुई है। आखिरकार नाजिम को उसी तहखाने में कैद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। एक छोटा सा बाग जिसके ऊपर लिखी बातें थी, महल से संग सटा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता था और खास कर चंद्रकांता के टहलने और हवा खाने के लिए ये बनाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और नाजिम को
अपना काम करने का मौका मिल गया था। उधर तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुंचे और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तरकीब न बैठी, क्योंकि पहरे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी होती तो कमंद लगाकर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती। आखिर तेज सिंह एकांत में गए और वहां अपनी सूरत एक चौबदार की सी बना महल की ड्योढ़ी पर पहुंचे। देखा तो बहुत से चौबदार और प्यादे बैठकर पहरा दे रहे थे। एक चौबदार से बोले, यार हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 4 महीने से महाराज ने हमको अपनी अर्दली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी, चांदनी रात का मजा देखते टहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तंबाकू पीते देख जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा लें। अफीम खाने वालों को तंबाकू की महक जैसी मालूम होती है, आप लोग भी जानते ही होंगे। हाँ हाँ, आइए आइए बैठिए, तंबाकू पीजिए, कहकर चौबदार और प्यादों ने हुक्का तेज सिंह के आगे रखा। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हुक्का तो नहीं पी सकता, हाँ हाथ से जरूर पी लूंगा। यह कहकर चिलम उतार ली और पीने लगा। 2 फूंक भी तंबाकू के नहीं पिए थे कि खांसना शुरू किया। इतना खांसा कि थोड़ा सा पानी भी मुंह से निकाल दिया। और तब कहा, मियाँ तुम लोग अजब कड़वा तंबाकू पीते हो। मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूँ। महाराज के हुक्काबदार से दोस्ती हो गई है, वह बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से मुझको दिया करता है। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय उस तंबाकू के और कोई तंबाकू अच्छा ही नहीं लगता। इतना कहकर चौबदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए में से एक चिलम तंबाकू निकालकर दिया और कहा, लो तुम लोग भी पीकर देख लो कि कैसा तंबाकू है। भला चौबदारों ने महाराज के पीने का तंबाकू कभी काहे को पिया होगा? पीना क्या, सपने में भी न देखा होगा। झट से हाथ फैला दिया और कहा, लाओ 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 भाई, भला हमारी बदौलत हम भी सरकारी लाओ भाई लाओ, भला तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू तो पी ले। तुम बड़े किस्मत वाले हो कि महाराज के साथ रहते हो, तुम तो खूब चैन से करते होंगे। यह कह नकली चौबदार तेज सिंह के हाथ से तंबाकू ले लिया और खूब डबल जमाकर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम लोग सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूंगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगा और साथ ही गप्पे भी उड़ाने लगे। थोड़ी ही देर में सब चौबदार और प्यादों का सर घूमने लगा, यहाँ तक कि जुत्ते जुत्ते सब औंधे होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब क्या था, बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नजर बाग में पहुंचे। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने एक लड़की चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से पास में जाकर उसके गले में कमंद डाली और ऐसा झटका दिया कि वह तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। और तब उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई और वह बेहोश हो गई और उसे वहां से उठाकर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई और सामने आईना रख अपनी सूरत उसी के जैसी बनाई। इसके बाद उसको वही छोड़कर उसके कपड़े पहनकर महल की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा 10-5 लड़कियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। लड़के की सूरत में बने हुए तेज सिंह भी एक किनारे जा बैठे। तेज सिंह को देखकर चपला बोली, क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझको भेजा था, क्या वह तो काम कर रही जो चुपचाप आकर बैठ गई है? चपला की बात सुनकर तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लड़की को उसने बेहोश किया था उसकी सूरत बनकर आया हूँ। उसका नाम केतकी है। नकली केतकी। हाँ, काम करने तो गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देखकर
तुमसे कुछ कहने के लिए लौट आई हूँ। चपला, ऐसा क्या देख लिया तूने? नकली केतकी, सबको हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने यह बात सुनाओ। तब सब लड़कियों को वहां से हटा दिया गया और केवल चंद्रकांता, चपला और चंपा रह गई। तब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम दो तो खुशखबरी सुनाऊं। चंद्रकांता ने समझा कि शायद यह कुछ वीरेंद्र सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी वीरेंद्र सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया। तब यह क्या मामला है? कौन सी खुशखबरी जिसके सुनने के लिए पहले इनाम मांगते हैं? आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ इनाम दूंगी, तो कह तो सही क्या खुशखबरी लाई है। केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूँ, नहीं तो जाती हूँ। यह कहकर उठ खड़ी हो गई। केतकी से ये नखरे देख चपला से रहा न गया। वह बोल उठी, क्यों रे केतकी, आज तुझको क्या हो गया है कि ऐसी बढ़ बढ़ कर बातें कर रही है? लगाऊं तो लात उठा के? केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमजोर हूँ जो तू लात लगाएगी और मैं छोड़ दूंगी? अब तो चपला से रहा न गया और केतकी का झोटा पकड़ने के लिए दौड़ी, यहाँ तक कि दोनों आपस में गुथ गई। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी पर पड़ा। इत्तेफाक से चपला को पता चला कि यह तो केतकी नहीं है और वो झट से अलग हो गई। नकली केतकी हंसकर, क्यों भाग क्यों गई? आओ लड़ो। चपला कमर से कटार निकल सामने आई और बोली, ओ यार सच बता तू कौन है, नहीं तो अभी जान से हाथ धो बैठेगा। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और वीरेंद्र सिंह की चिट्ठी निकालकर चंद्रकांता के सामने रख दी। चपला की नजर भी इस चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। वीरेंद्र सिंह के हाथ की लिखावट देख समझ गई कि यह तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी की हिम्मत नहीं है कि वीरेंद्र सिंह की चिट्ठी यहाँ लाए। यही सोच समझ चपला शर्मा गई और गर्दन नीचे झुकाकर चुप हो गई और तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह पकड़ ली। चंद्रकांत बड़ी मोहब्बत से वीरेंद्र सिंह का खत पढ़ा और अब तेज सिंह से बातचीत करने लगी। चंद्रकांता ने कहा, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह ने कहा, मिजाज क्या खाक अच्छा होगा, खाना पानी सब छूट गया, रोते रोते आंखें सूज आई। दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है। हजार समझाता हूँ मगर कौन सुनता है। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था, आज उनकी हालत देख फिर यहाँ आना पड़ा। कहते थे कि मैं खुद चलूंगा, किसी तरह समझा बुझाकर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वहाँ बंदोबस्त कर आऊं, तब तुमको लेकर चलूंगा जिसमें किसी तरह का नुकसान न हो। खैर किसी तरह समझा कर आ गया हो और आप भी अपनी चिट्ठी का जवाब देकर मुझे यहाँ से विदा करो। चंद्रकांता, अफसोस तुम उनको अपने साथ न लाए, भला मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो यहाँ क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों ने इतना उद्यम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं कितना रोकती समझाती हूँ कि क्रूर सिंह के दोनों अय्यार हमारे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ सुनते नहीं, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने वश में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बड़ा चढ़ाकर महाराज को पता हो गया है। महाराज को न मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे सच्चे बादशाह समझ रहे हैं। वह हरदम महाराज के कान भरता है, अब वो कुछ न कुछ सुनाता रहता है। और हाँ, आज कुछ दिन कहने का मौका मिल गया, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार किया। कल महाराज के सामने उसको ले जाकर सब कहूंगी। आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मेरे पैरे पर मुकर्रर किया था तो बाग के अंदर आने की इजाजत इसे किसने दी? यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का बिल्कुल हाल तेजस्वी से कह सुनाया।
तेज सिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान हो गया और दिल में उसको प्यार करने लगा। पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की मगर धोखा खा गई। यह सुन चपला हैरान हो गई कि हाँ राम, मैंने क्या धोखा खाया, पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर न रहा गया, तेजसी से पूछा, जल्दी बताओ मैंने क्या धोखा खाया। तेजसी ने कहा, क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी जरूर आया होगा, फिर बाग में ही नाजिम को क्यों छोड़ दिया? तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया था तो महल में लाद कर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़वा कर ले गया होगा। इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गए और वो बहुत शर्मिंदा होकर बोली, सच है, बड़ी भारी गलती हुई, इसका किसी ने ख्याल नहीं किया। तेज सिंह, और क्या, क्यों ख्याल करता, तुम तो चालाक बनती हो, अय्यार कहलाती हो, इसका ख्याल तुमको होना चाहिए कि दूसरों को। खैर जाके देखो कि वो है या नहीं। चपला दौड़ी फिर बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाकर देखा तो दरवाजा खुला पड़ा था। बस फिर क्या था, यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा कर ले गया है। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा। अपनी बेवकूफी पर अफसोस करती लौट आई और बोली, क्या कहूँ, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया। अब तेजी ने छेड़ना शुरू किया, बड़ी अय्यार बनती हो, कहती हो कि हम चालाक है, होशियार है, ये है वो है। बस एक अदने अय्यार के नाकों में दम कर डाला। चपला झुंझला उठी और चिढ़कर बोली, चपला नाम नहीं, जो अब उन दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में ला, बेहिसाब जूतियां न लगाओ तो। तेजी ने कहा, बस तुम्हारी कारीगरी देखी गई, अब देखो मैं कैसे एक एक को गिरफ्तार कर अपने शहर में ले जाकर कैद करता हूँ। इसके बाद तेजसी ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता और चपला से कह सुनाया और यह भी बतला दिया कि फलानी जगह पर मैं केतकी को बेहोश कर डाला हूँ और तुम जाकर उसे उठा लाना। उसके कपड़े मैं न दूंगा क्योंकि इसी सूरत से बाहर चला जाता हूँ। देखो सिवाय तुम तीनों के यह सब हाल और किसी को न मालूम हो, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने भी तेजी की ताकीद की और तीसरे दिन तुम जरूर यहाँ आया करो, तुम्हारे आने से ढांढस बनी रहती है। बहुत अच्छा, मैं ऐसे ही करूँगा, कहकर तेज से चलने को तैयार हुए। चंद्रकांता उसे जाता देखकर रोकर बोली, क्यों तेज से, क्या मेरी किस्मत में कुमार की मुलाकात नहीं है? इतना कहकर गला भर आया और फूट फूट कर रोने लगे। तेजसी ने बहुत समझाया और कहा, देखो यह सब बखेड़ा इसी के वास्ते किया जा रहा है जिसमें तुम्हारे उनके हमेशा के लिए मुलाकात हो। अगर तुम ही घबरा जाओगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा। बहुत कुछ समझा बुझाकर चंद्रकांता को चुप कराया। तब वहां से रवाना हो केतकी की ही सूरत में दरवाजे पर आए। देखा तो दो चार प्यादे तो होश में आए हैं, बाकी चित्त पड़े हैं। कोई आंधा पड़ा है, कोई उठा है तो कोई फिर झुका है। नकली केतकी ने डपट कर दरबानों को कहा, तुम लोग पहरा देते हो या जमीन सूंघते हो? इतनी अफीम क्यों खाते हो? यहाँ आंखें नहीं खुलती और सोते हो तो मुर्दों से बाजी लगा कर। देखो मैं बड़ी रानी से कहकर तुम्हारी क्या दशा करवाती हूँ। जो चौबदार होश में आ चुके थे केतकी की बात सुनकर सन्न हो गए और लगे खुशामदीद करने। देखो केतकी, माफ करो, आज एक नालायक सरकारी चौबदार ने आकर धोखा दे ऐसा जहरा तंबाकू पिलाया है कि हम लोगों की यह हालत हो गई। उस पाजी ने तो जान से ही मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा दिया, नहीं तो मारने में क्या छोड़ा था। देखो रोज तो ऐसा नहीं होता, आज धोखा खा गए। हम हाथ जोड़ते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, जो चाहे सजा देना। नकली केतकी ने कहा, अच्छा आज तो छोड़ देती हूँ, मगर खबरदार जब फिर कभी ऐसा हुआ। यह कहते हुए तेज सिंह बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह तक नहीं पूछा, केतकी तू कहाँ जा रही है? यहाँ अहमद ने, जो बाग के एक पेड़ पर बैठा हुआ था,
जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई, तो सोचने लगा कि चंद्रकांता, चंपा, चपला, बस यही तीनों तो महल में गई है। नाजिम इन सबके साथ नहीं गया तो जरूर वह इसी बगीचे में कहीं कैद होगा। यह सोचकर वह पेड़ से उतरकर इधर उधर ढूंढने लगा। जब उस तहखाने के पास पहुंचा तो उसने नाजिम कैद था, तो भीतर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन उसने पहचान लिया कि नाजिम की आवाज है। तहखाने के किवाड़ खोलकर अंदर गया। नाजिम को बंधा पाकर झट उसकी रस्सी खोली और तहखाने से बाहर निकालकर बोला, चलो जल्दी इस बगीचे के बाहर हो जाओ। तब सब हाल सुने कि क्या हुआ है। नाजिम और अहमद बगीचे से बाहर आए और चलते चलते आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ फंस जाने और कोड़े खाने का पूरा हाल कह सुनाया। अहमद ने कहा, भाई नाजिम, जब तक पहले चपला को हम लोग न पकड़ लेंगे तब तक कोई काम न होगा, क्योंकि चपला बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चंपा को भी तेज कर रही है। अब अगर वह गिरफ्तार न की जाएगी तो थोड़े ही दिनों में एक की दो हो जाएंगी, यानी चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने के लायक हो जाएगी। तब नाजिम ने कहा, ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले यही काम करना है, यानी जिस तरह हो चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छिपाना कि जहाँ पता न चले और ऊपर किसी को शक भी न हो। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के अंदर दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा क्या कि केतकी, जो कुमारी चंद्रकांता की लड़की है, सामने से चली आ रही है। तेजसिंह ने भी केतकी के वेश में चले आ रहे थे। नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान लिया और सोचने लगे कि भले मौके पर दोनों मिल गए हैं और अपनी भी सूरत अच्छी है। इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों को नहीं तो एक को जरूर पकड़ना चाहिए। तेजसिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी यह सोच रहे थे, उनके पीछे हो लिए कि देखो कहाँ जाती है। नकली केतकी मतलब तेजसिंह ने फिरकर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उस काम को करो। अहमद ने कहा, किस काम पर मुकर्रर है और क्या काम करे, तुम क्या जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियां नसीब हो। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लड़की तक नहीं है वहाँ तुम्हारा क्या होगा? नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग हो गए और सोचने लगे कि यह तो बड़ी चालाक मालूम होती है। अगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले, और इसकी बातों से मालूम भी होता है कि लालच देने पर हम लोगों का साथ जरूर देगी। नाजिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का काम ही चालाकी करने का है। अगर हम लोग पकड़े जाने मारने के डर में आ गए तो हमारा काम न चलेगा। हम इसी की तो खाते हैं। बात की बात में हजारों रुपए इनाम में मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे ऐसे मददगार भी मिल जाते हैं जैसे आज तुम मिल गई हो। अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उनमें से हम तुमको हिस्सा दे देंगे। केतकी ने कहा, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूँ। वे कोई दूसरे होंगे, मैं तो पहले लेती हूँ फिर काम करती हूँ। अब अगर इस वक्त कुछ दो मुझको तो मैं अभी तेजसिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार कर दो, नहीं तो जाओ जो कुछ करते हो करो। तेजसिंह की गिरफ्तारी का नाम सुनते ही दोनों की तबीयत खुश हो गई। नाजिम ने कहा, अगर आज तेजसिंह को पकड़ा दो तो जो कहो हम तुझको दे देंगे। केतकी ने कहा, 1000 रुपए से कम मैं न लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ, रुपए मेरे सामने रखो। नाजिम ने कहा, अब इस वक्त आधी रात को मैं कहाँ से रुपए लाऊं? हाँ, कल जरूर दे दूंगा। केतकी, ऐसी बातें मुझसे न करो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उधार का सौदा मैं नहीं करती। लो, मैं जाती हूँ। नाजिम आगे से रोककर, सुनो,
तुम तो खफा हो गई हो। अगर तुमको हम लोगों का एतबार न हो तो तुम ठहरो इसी जगह, हम लोग रुपए लेकर आते हैं। केतकी ने कहा, अच्छा, एक आदमी यहाँ मेरे पास रहो और एक आदमी जाकर रुपए लेकर आओ। नाजिम, अच्छा अहमद यहाँ तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपए लेकर आता हूँ। यह कहकर नाजिम ने अहमद को तो उसी जगह छोड़ा और आप खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपए लेने चला गया। नाजिम के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बात करते करते केतकी ने 2-4 इलायची बटुए से निकालकर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि कुछ सोच न सका और इलायची खा गया। मगर थोड़ी ही देर बाद उसका सर घूमने लगा। तब तो वो समझ गया कि बेशक यह कोई अय्यार मतलब चालाक है जिसने धोखा दिया है। झट कमर से खंजर खींचकर बिना कुछ कहे केतकी को मारा। मगर केतकी पहले से ही होशियार थी। दाव बचाकर उसने अहमद की कलाई पकड़ ली, जिससे अहमद कुछ न कर सका बल्कि जरा ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ा। तेजसी ने उसकी मुश्किल बांधकर चादर में गठरी कसी और पीठ पर लादकर नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता चला गया। यह भी ख्याल न था कि कहीं ऐसा न हो कि नाजिम आ जाए और पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा। उस वक्त क्रूर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझे उठा रहे हो? तब नाजिम ने क्रूर सिंह से अपनी पूरी कैफियत यानी चंद्रकांता के बाग में जाना और गिरफ्तार होकर कोड़े खाना, अहमद को छुड़ा कर लाना, फिर वहां से रवाना होना, रास्ते में केतकी से मिलना और 1000 रुपए पर तेजसिंह को पकड़वा देने की बातचीत करना वगैरह सब खुलासा कर सुनाया। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ अफसोस तो किया, मगर पीछे तेजसिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, लो अभी मैं 1000 रुपए देता हूँ, बल्कि मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह कहकर 1000 रुपए संदूक से निकाले और नाजिम के साथ वो लिया। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां अहमद और केतकी को छोड़ गया था, तो दोनों में से कोई भी न मिला। नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से झट यह बात निकल पड़ी, धोखा हुआ। क्रूर सिंह, कहो नाजिम क्या हुआ? नाजिम, क्या कहे, वह जरूर केतकी नहीं कोई अय्यार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। क्रूर सिंह ने कहा, खूब, तुम तो बाग में चपला के हाथ से पिट चुके थे, अहमद बाकी था, सो वह भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा। चलो छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर इधर उधर खोज की, पर कुछ पता न लगा। आखिर रोते पीटते दोनों के घर का रास्ता ले लिया। इधर पीठ पर गठरी लादे हुए तेजसिंह पहुंचा। पहरे वाले इस हालत में देखकर हैरान थे, मगर खौफ से कुछ न कह सकते थे। तेजसिंह ने वीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचकर देखा कि अब तक वे जाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तेजसिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, कहो भाई, क्या खबर लाए हो? तेजसिंह ने वहां का सब हाल सुनाया। चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ पर दी, अहमद की गठरी खोलकर दिखा दिया, कहा ये चिट्ठी है और यह है सौगात। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। चिट्ठी तो कई मर्तबे पढ़ आंखों में आंसू भी आ गए। फिर तेजसिंह ने कहा, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहाँ किसी को मालूम न हो। अगर जयसिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगी। तेजसिंह ने कहा, इस बात को मैं पहले ही सोच चुका हूँ, मैं इसको एक पहाड़ की खोह में रख आता हूँ जिसको मैं जानता हूँ। यह कहकर तेजसिंह ने फिर अहमद की गठरी बांधी और एक प्यादे को भेजकर देवी सिंह नामी अय्यार को बुलाया, जो तेजसिंह का शागिर्द, दिली दोस्त और रिश्ते में साला भी लगता था, तथा अय्यारी के फन में भी वह तेजसिंह की तरह था। जब देवी सिंह आ गए, तेजसिंह ने अहमद की गठरी
अपनी पीठ पर लादी और देवी सिंह से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी यह गठरी मुझे दे दो, मैं लेकर चलता हूँ। मेरे रहते यह काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने यह गठरी अपने पीठ पर लाद ली और टेसी के पीछे चल दिए। ये दोनों शहर के बाहर की जंगल पहाड़ियों में घूमते घुमाते पेचीले रास्तों से जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरे खोह में घुसे। थोड़ी ही देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेजसिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख दो। देवी सिंह गठरी रखकर, गुरुजी यह तो अजीब जगह है, आज तक मैं कभी इस तरफ नहीं आया और कोई आ भी नहीं सकता। अगर कोई आए भी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए। तेजी ने कहा, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। तुमको अपना दिली दोस्त समझकर लाया हूँ। तुम्हें अभी बहुत काम करना होगा। देवी सिंह, मैं तुम्हारा ताबेदार हूँ, तुम गुरु हो, क्योंकि अय्यारी तुम्ही ने मुझको सिखाई है। अगर मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तेजसी ने देवी सिंह से कहा, सुनो, और मैं जो बातें तुमसे कहता हूँ उसको अच्छी तरह ख्याल रखो। यह सामने जो पत्थर का दरवाजा देखते हो, इसको खोलने मेरे सिवाय किसी और को नहीं आता। फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे अय्यारी सिखाई सिर्फ यही जानते थे। वे तो अब नहीं रहे, मर गए। इस समय मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता। मैं तुमको इसको खोलना बतलाता हूँ। जिसको मैं पकड़कर लाया करूँगा, इसी जगह लाकर कैद किया करना, जिसमें किसी को मालूम न हो कि कोई छुड़ा कर भी यहाँ से ले जा सके। इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी बेड़ी इसके पैरों में डाल देनी पड़ेगी, जिसमें धीरे धीरे चल फिर सके। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर जिसके बराबर पानी रहता है और मेवों के दरख्त भी बहुत है। इस तैयार को इसी में कैद करते हैं। बाद में महाराज से बहाना बनाकर, आजकल मैं बीमार रहता हूँ, अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो हवा पानी बदल आऊं, कहकर महीने भर की छुट्टी ले लो। मैं कोशिश कर तुम्हें छुट्टी दिलवा दूंगा। तुम वेश बदल कर विजयगढ़ जाओ और बराबर वहाँ रहकर इधर उधर की खबर लिया करो। जो कुछ हाल हो मुझसे कहा करो, और जब मौका मिले देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह ला उनको कैद भी कर दिया करो। और बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाजा खोलने चले। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इसकी जुबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर करके जुबान बाहर खींच लिया। उसके खींचते ही आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अहमद की गठरी लिए हुए दोनों अंदर गए। देवी सिंह ने देखा कि खूब खुलासी जगह, बल्कि कोस भर का साफ मैदान है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जिन पर किसी तरह आदमी चढ़ नहीं सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है और बहुत ही जंगली मेवों के दरख्तों से अजब सुहावनी जगह मालूम होती है। चारों तरफ पहाड़ियां, नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी गुंचे, बैर, मकोईचे, चिरौंजी वगैरह के दने और लताओं से भरे हुए हैं। बड़े बड़े पत्थर से ढके मस्त हाथी भी दिखाई देते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है, उसकी आवाज बहुत भली मालूम होती है। हवा चलने से पेड़ों की गनगनाहट की आवाज आती है और पानी की आवाज तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींचे लेता है। नीचे जो चश्मा पानी है पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता हुआ बह रहा है।
उसके दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं और पक्के जामुन उस चश्मे के पानी से गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे की तरह साफ है, जमीन दिखाई देती है, कहीं हाथ भर कहीं कमर भर बराबर, वो उससे भी ज्यादा होगा। पहाड़ों में कुदरती खो बने हुए हैं, जिनके देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर ने यहाँ सैलानियों के रहने के लिए कोठरियां बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियां ढालवी और नीचे से ऊपर की तरफ खुलती थी और उन पर बादलों के टुकड़े छोटे छोटे शामियानों का मजा दे रहे थे। यह जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों रहने पर भी किसी की तबीयत न घबराए बल्कि खुशी मालूम हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेजसिया ने अहमद की गठरी खोली। उसका अय्यारी का बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया और एक बीड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब अहमद होश में आया तो उसने अपने को इस अजब दिलचस्प मैदान में देखा तो यकीन हो गया कि मैं मर गया हूँ और फरिश्ते मुझको यहाँ ले आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। तेजसिया को उसके कलमा पढ़ने पर हंसी आई। बोले, मियाँ साहब, आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेजसी की तरफ देखा। पहचानते कि जान सूख गई, समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे। बीबी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर गई। खौफ ने उसका गला ऐसा दबाया कि एक ही हर्फ भी मुख से न निकल सका। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ दोनों अय्यार बाहर निकल गए। तेजसिया ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है उसी के मुंह में डाल दो। देवी सिंह ने वैसे ही किया। जुबान उसके मुंह में डालते ही जोर से दरवाजा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीली राह से घर की तरफ रवाना हो गए। बाहर भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहाँ कैद करने ले गए थे जो इतनी देर लग गई? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक पहाड़ी खूह में कैद कराया हूँ। आज आपको भी वह जगह दिखलाऊंगा, पर आप मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन वेश बदलकर विजयगढ़ में रहे। ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद में सब बातें भी वीरेंद्र सिंह को कह सुनाई जो खोह में देवी सिंह को समझाई थी, और जो कुछ राय ठहरी थी वह भी कहा, जिसे वीरेंद्र सिंह ने बहुत पसंद किया। स्नान, पूजा और मामूली कामों से फुर्सत पा दोनों आदमी देवी सिंह को साथ लिए राज दरबार में गए। देवी सिंह ने छुट्टी के लिए अर्ज किया। राजा देवी सिंह को बहुत चाहते थे, छुट्टी देना मंजूर न था। कहने लगे, यहाँ ही हम तुम्हारी दवा करवाएंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिली। दरबार बर्खास्त होने पर वीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर गए। देवी सिंह को भी साथ लाए और सफर की तैयारी करा। उसी समय उनको रवाना कर दिया। जाते दफे और भी कई बातें समझा दी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उस घाटी पर ले गए जहां अहमद को कैद किया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, भाई, इस जगह को देखकर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें पैदा होती है। तेज सिंह ने कहा, पहले पहल इस जगह को देखकर तो मैं आपसे भी ज्यादा हैरान हुआ था, मगर गुरुजी ने बहुत कुछ हाल यहाँ का समझाकर मेरी दिल जमाई कर दी, जो किसी दूसरे वक्त आपसे कहूँगा। वीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर और हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने की जिद करने लगे। आखिर तेज सिंह ने वहाँ का हाल जो कुछ भी अपने गुरु से सुना था उसे वीरेंद्र सिंह को बहुत प्रसन्न होकर बताया। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से क्या कहा, वे इतने खुश क्यों हुए, वहाँ घाटी कैसी थी, यह सब हाल किसी दूसरे मौके पर बयान किया जाएगा।
वे दोनों वहां से रवाना होकर अपने मकान पर आ गए। कुमार ने कहा, भाई अब तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है और जी में आता है जैसे से लड़ जाऊं। तेजी ने कहा, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। आप इतना घबराते क्यों हो? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि अहमद के पकड़ जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई। फिर दूसरी दफे आपको ले चलूंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं, अब की बार मैं जरूर चलूंगा। इस तरह एकदम से डरपोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं है। तेजी ने कहा, अच्छा आप भी चलिए, अर्ज क्या है, मगर एक काम होना जरूरी है, जो यह कि महाराज से 5-4 रोज के लिए शिकार की छुट्टी लीजिए और अपनी सरहद पर खेमा डेरा डाल दीजिए। वहां से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा। तुम बहुत कुछ भी सुविधा होगी, तब बहुत तरह की सुविधा होगी। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने पसंद किया और आखिर यही राह पक्की ठहरी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता राजा सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं के खिदमती थे, उनको जान से ज्यादा चाहते थे, साथ में लेकर रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था जब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने इन लोगों को डेरा पड़ गया। रात भर वहां मुकाम रहा और यह राय ठहरी कि पहले तेज सिंह विजयगढ़ जाकर हालचाल ले आएंगे। वहां पर अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूर सिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई कि कहीं तेज सिंह मुझको भी न पकड़ ले जाए। इस खौफ से वह हरदम चौकन्ना रहता था, मगर महाराज जयसिंह के दरबार में रोज जाता और वीरेंद्र सिंह की तरफ से उनको भड़काया करता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को यह सलाह दी कि जिस तरह हो सके अपने बाप कुपत सिंह को मार डालो। उसके मरने के बाद जयसिंह जरूर तुमको मंत्री बनाएगा। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब कुछ काम जल्दी होगा। आखिर क्रूर सिंह ने जहर दिलवाकर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुपत सिंह के मरने पर अफसोस किया और कई दिन दरबार में न आए। शहर में भी कुपत सिंह मंत्री के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का बड़ा भारी मातम गम किया और 12 रोज के वास्ते अलग बिस्तरा जमाया। दिन भर तो वो बाप को रोता, पर रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता से मिलने तथा तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया था, जिसकी खबर नाजिम ने क्रूर सिंह को पहुंचाई और कहा, वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस इस समय अहमद न हुआ, नहीं तो बड़ा ही काम निकलता। खैर देखा जाएगा। यह कहकर क्रूर सिंह से विदा होकर बाला देवी के वास्ते चला गया। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने और शहर भर में गम छाने का हाल लेकर वीरेंद्र सिंह के पास लौट आए। यह भी खबर लाए कि 2 रोज से सूतक निकल जाने पर महाराज जयसिंह क्रूर को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह, देखो, क्रूर ने चंद्रकांता के लिए बाप को मार डाला। अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का क्या ठिकाना। तब तेज सिंह ने कहा, सच है, वह नालायक जहाँ तक होगा राजा पर भी बहुत ही जल्दी हाथ फेरेगा। अस्तु, अब मैं भी 2-3 दिन चंद्रकांता के महल में न जाकर दरबार की हालचाल लगूंगा। हाँ, इसी बीच अगर मौका मिल जाए तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, सो सब कुछ नहीं, चाहे जो हो, चंद्रकांता से जरूर मुलाकात करूंगा।
तेजस्वी ने कहा, आप जल्दी न करें, जल्दी हो सब काम को बिगाड़ती है वीरेंद्र। जो भी हो मैं तो जरूर जाऊंगा। तेजस्वी ने बहुत समझाया, मगर चंद्रकांता की जुदाई ने उनको भला बुरा क्या सोचता था एक न माना और चलने को तैयार हो गए। आखिरकार तेजस्वी ने कहा, खैर तो चलिए, जब आपकी ऐसी ही मर्जी तो हम क्या करें, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे से बाहर निकले और दोनों अपने प्यादों से कह गए कि अगर हम लोगों के आने में देर हो तो घबराना मत। टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ रात होगी जब चंद्रकांता ने उसी नजरबाग के पास पहुंचे जिसका हाल पहले लिख चुके हैं। रात अंधेरी थी, इसीलिए इन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत न करनी पड़ी। पहरे वालों को बचाकर कमंद फेंका और उनके जरिए बाग के अंदर जा दोनों एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखने लगे। बाग के बीचों बीच संगमरमर के साफ चिकने चबूतरे पर मोमी क्षमादान जल रखा था, जहाँ चंद्रकांता चंपा चपला बैठी बातें कर रही थी। चपला बातें भी करती थी और इधर उधर तेजी से निगाह भी दौड़ाती थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया। बदन में कपकपी होने लगी, यहाँ तक कि बेहोश होकर गिर पड़े। मगर वीरेंद्र सिंह की यह हालत देखकर तेजी सिंह को कोई सुझाव न हुआ। झट से अपने अय्यारों के बटुए से लखलखा निकालकर सुगा दिया और होश में लाकर कहा, देखिए, दूसरे के मकान में आपको इस तरह बेसुध न होना चाहिए। अब आप अपने को संभालिए और इस जगह पर ठहरिए। पहले मैं जाकर बातें कर रहा हूँ, तब आपको ले चलो। यह कहकर उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ उस जगह गए जहाँ चंद्रकांता चपला और चंपा बैठी थी। तेजस्वी को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे? क्या इसी का नाम मुरेवे थे? अब की भी आए हो अकेले या उनको भी लेकर आए हो? वाह, ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ियां पहन लेते। जवान मर्दों की डींगे क्यों मारते हो? जब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो जी कर क्या करूंगी? कहकर चंद्रकांता रोने लगी, यहाँ तक कि हिचकियां बन गई। तेजस्वी उनकी हालत देखकर बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं। अच्छी तरह हाल भी न पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो मैं भी अभी उनको लेकर आता हूँ। यह कहकर तेजस्वी वहां गए जहाँ वीरेंद्र सिंह को छोड़ा था और उनको अपने साथ लेकर चंद्रकांता के पास लौटे। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह से मिलने की इतनी बड़ी खुशी हुई, दोनों मिलकर खूब रोए, यहाँ तक कि बेहोश होकर मगर थोड़ी देर बाद फिर होश में आए और आपस में शिकायत मिली मोहब्बत की बातें करने लगे। अब जमाने का उलट फिर देखिए, घूमता फिरता ठोह लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुंचा और दूर से इन सभी को खुशी भरी मजलिस देखकर जय मरा। तुरंत ही लौटकर क्रूर सिंह के पास पहुंचा। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा और पूछा, क्यों, क्या है जो तुम इतना घबराए हुए हो? नाजिम ने कहा, मैं क्या, जो मैं सोचता था वही हुआ। यही वक्त चालाकी का है। अब अगर कुछ न बिगड़ पाए तो बस तुम्हारी किस्मत फूटी, ऐसा ही समझना पड़ेगा। क्रूर सिंह ने कहा, तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आती, खुलासा करो या बात कहो। नाजिम ने कहा, खुलासा बस यही है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकला के पास पहुंच गया है और इस समय बाग में हंसी खुशी से चहचहा उड़ा रहे हैं। यह सुनते ही क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुनिया उदास मालूम होने लगी। कहा तो बाप के जाहिरी गम से वह सर मुंडाए बरसाती मेंढक बन बैठा था। 13 रोज कहीं बाहर जाना हो ही नहीं सकता था, मगर इस खबर ने अपने आप में न रहने दिया। फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंग धड़ंग आंधी हांडी सा सर लिए महाराज जयसिंह के पास पहुंचा। जयसिंह क्रूर सिंह को इस तरह आता देख हैरान होकर बोले, क्रूर सिंह, सूतक और बाप का गम छोड़कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज,
हमारे तो बाप आप हैं, उन्होंने तो पैदा किया है, परवरिश तो आपकी बदौलत होती है। जब आपकी ही इज्जत में बट्टा लगा हो तो मेरी जिंदगी किस काम की, मैं किस लायक गिना जाऊंगा। जय सिंह गुस्से में आकर, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह कहा, एक अदना आदमी। तब जयसिंह ने दांत पीसते हुए कहा, जल्दी बताओ वह कौन है जिसके सर पर मौत सवार हुई है? क्रूर सिंह ने कहा, वीरेंद्र सिंह। तब जयसिंह, उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे? इज्जत बिगाड़ना तो दूर चीज है, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आती। साफ साफ जल्दी बताओ क्या बात है? वीरेंद्र सिंह कहाँ है? क्रूर सिंह ने कहा, आपके चोर महल के बाग में है। यह सुनते ही महाराज का बदन मारे गुस्से के कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो और कोर्ट की राह वहां जाता हूँ। मैं कोर्ट की राह वहां जाता हूँ। तेज सिंह, जल्दी से अब बात करने का मौका नहीं रहा। यह कहकर वीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती उठाया और अपने साथ ले कमंद के जरिए बाग के बाहर हो गया। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह का इस तरह चला जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आंखों में आंसू भर चपला से बोली, यह क्या तमाशा हो गया? कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देखकर मैं कैसी डरी, मेरा कलेजा हाथ में रख दिया। अभी तक धड़धड़ हो रहा है। तुमने क्या ख्याल किया? चपला ने कहा, कुछ ठीक समझ में नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने की खबर महाराज को हो गई। वे जरूर आते होंगे। चंपा बोली, न मालूम हुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात पर चपला को हंसी आ गई, मगर हैरानी थी कि यह क्या खेल हो गया। थोड़ी देर इस तरह ही ताज्जुब भरी बातें होती रही। इतने में ही बाग के चारों तरफ आदमियों के शोरगुल की आवाजें आने लगी। चपला ने कहा, रंग बुरे नजर में आने लगे हैं। मालूम होता है कि इस बाग को सिपाहियों ने घेर लिया है। बात पूरी भी न होने पाई थी कि सामने महाराज जी आते दिखाई पड़े। देखते ही सब की सब उठ खड़ी हुई। चंद्रकांता ने बढ़कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, इस समय आपके यकायक आने, इतना कहकर चुप हो गई। जयसिंह ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे देखने को जी चाहा इसीलिए चला आया। अगर तुम भी महल में जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? ओस पड़ती है, तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर महल की तरफ रवाना हुए। तब चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गई। जयसिंह अपने कमरे में आए और जेल में बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, देखो हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर झूठ मूठ बदनाम करता है। न मालूम इस नालायक के जी में क्या समाई है। बेधड़क उस बेचारी को ऐब लगा दिया। अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी? ऐसे शैतान का मुंह न देखना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए, जिसमें फिर ऐसा कमीनापन न करे। यह सोच हरि सिंह नामी एक चौकीदार को हुक्म दिया, वह बहुत जल्दी क्रूर को हाजिर करे। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता और पता लगाता हुआ बाग के पास पहुंचा, जहां वह बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। हरि सिंह ने कहा, चलिए, महाराज ने बुलाया है। क्रूर सिंह घबरा उठा कि महाराज ने क्यों बुलाया? क्या चोर नहीं मिला? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गए थे। हरि सिंह से पूछा, महाराज क्या कर रहे हैं? उसने कहा, अभी महल में आए हैं, गुस्से में भरे बैठे हैं, आपको जल्दी बुलाया है। यह सुनते ही क्रूर सिंह की नानी मर गई। डरता कांपता हरि सिंह के साथ महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर को देखते ही कहा, क्यों रे क्रूर, बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ मूठ बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है? यह इतने आदमी को बाग में घेरे हुए अपने जी में क्या कहते होंगे? नालायक, गधा, पासी। तूने कैसे कहा गधा, पासी? तूने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र है? मारे गुस्से के महाराज जयसिंह के होठ कांपने लगे, आंखें लाल लाल हो रही थी। कैफियत देखकर क्रूर सिंह की तो जान सूख गई। घबरा के बोला, मुझको तो यह नाजिम ने खबर पहुंचाई थी
कि आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। यह सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, बुलाओ नाजिम को। थोड़ी देर में नाजिम भी हाजिर हो गया। गुस्से में भरे हुए महाराज के मुंह से साफ आवाज नहीं निकलती थी। टूटे फूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों बे, तैने कैसी खबर पहुंचाई? उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी वही जानता होगा। जान से नाउम्मीद हो चुका था। डरता हुआ बोला, मैंने तो आंखों से देखा था हुजूर, शायद किसी तरह भाग गया होगा। अब जैसे से गुस्सा बर्दाश्त न हो सका, हुक्म दिया, 50 कोड़े क्रूर को और 200 कोड़े नाजिम को लगाए जाए। बस इतने पर ही छोड़ देता हूँ। आगे फिर कभी ऐसा होगा तो तेरा सर उतार लिया जाएगा। क्रूर तो वजीर होने के लायक नहीं है। अब क्या था, लगे दो तरफी कोड़े पड़ने। उन लोगों के चिल्लाने से महल गूंज उठा, मगर महाराज का गुस्सा न गया। जब दोनों पर कोड़े पड़ चुके, उनको महल से बाहर निकलवा दिया और महाराज आराम करने चले गए। मगर मारे गुस्से के रात भर नींद नहीं आई। कुर्सी और नाजिम दोनों घर आए और एक जगह बैठकर जकड़ने लगे। क्रूर नाजिम से कहने लगा, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल दीवान होंगे यह उम्मीद भी न रही। मार खाई उसकी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। यह सब तेरी ही बदौलत हुआ है। नाजिम कहता था, मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या काम था। जहन्नुम में जाती चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते खाता। ये दोनों आपस में यूं ही पैर में झगड़ते रहे। अंत में क्रूसी ने कहा, हम तुम दोनों को लानत है, अगर इतनी सजा पाने पर भी वीरेंद्र को गिरफ्तार न किया। नाजिम ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज महल में आया करेगा, क्योंकि इसी वास्ते वह अपना डेरा सरहद पर ले आया। मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता। कहीं मैं फिर देखूं और खबर करने पर वह दोबारा निकल जाए तो अब की जरूर ही जान से मारा जाऊंगा। क्रूसी ने कहा, अब तो कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिसमें जान भी बचे और वीरेंद्र सिंह को अपनी आंखों से महाराज जयसिंह महल में देख ले। बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित जगन्नाथ नामी ज्योतिष है, जो रमल भी बहुत अच्छा जानते हैं। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि फलाना आदमी इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा पकड़ा जाएगा, वह फौरन बतला देते हैं। उनको अगर मिला जाए तो वे यहाँ आकर सब कुछ दिन कर तुम्हारी मदद करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। चुनारगढ़ यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, कुल 23 कोस है। चलो हम तुम चले और जिस तरह बन पड़े उनको ले आवे। आखिर क्रूर सिंह बहुत ही जवाहरात अपने कमर में बांधे 2 तेज घोड़े मंगवा नाजिम के साथ सवार हो उसी समय चुनार की तरफ रवाना हो गया और घर में सबसे कह गया है कि महाराज के यहाँ से कोई आवे तो कह देना बहुत बीमार है। यहाँ पर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह बाग से बाहर होकर अपने खेमे की तरफ रवाना हुए। जब खेमे में पहुंचे तो आधी रात बीत चुकी थी, मगर तेज सिंह को कब चैन पड़ता था। वीरेंद्र सिंह को पहुंचाकर फिर लौटे और अहमद की सूरत पर क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचे। क्रूर सिंह चुनार की तरफ रवाना हो चुका था। जिस आदमी का हुक्म दिया, पीटने के पहले ही वह बदनसीब से बतला दिया कि चुनार गए हैं। महाराज जयसिंह को क्रूर का हाल सुनकर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हुक्म दिया, क्रूर सिंह के घर के सब औरत मर्द घंटे भर के अंदर जान बचाकर हमारी सरहद से बाहर चले जाए, उसका मकान लूट लिया जाए, उसकी दौलत में से जितना रुपया अकेला रामलाल उठा ले जा सके ले जाए, बाकी सरकारी खजाने में दाखिल किया जाए। रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो दी जाए। हुक्म पाते ही सबसे पहले रामलाल क्रूर सिंह के घर पहुंचा। महाराज के मुंशी को जो हुक्म की तामील करने गया था, रामलाल ने कहा, पहले मुझको रुपए दो कि मैं उठा ले जाऊं और महाराज को आशीर्वाद करो। बस जल्दी दो, मुझ गरीब को मत सताओ। मुंशी ने कहा, अजब आदमी है, इसको अपनी ही पड़ी है, ठहर जा, जल्दी क्यों करता है।
नकली रामलाल ने चिल्लाकर कहना शुरू किया, दुहाई महाराज की, मेरे रुपए मुंशी नहीं देता, कहता हुआ महाराज की तरफ चला। मुंशी ने कहा, लो लो, जाते कहाँ हो भाई, पहले इसको दे दो। रामलाल ने कहा, धत तेरे की, मैं चिल्लाता नहीं तो सारा पैसा डकार जाता। इस पर सब हंस पड़े। मुंशी ने 2000 रुपए आगे रखवा दिए और कहा, ले जाओ। रामलाल ने कहा, वाह, कुछ याद है महाराज ने क्या हुक्म दिया है? इतने में तो मेरी जेब में आ जाएंगे, मैं उठाकर क्या ले जाऊंगा? मुंशी झुंझला उठा, नकली रामलाल को खजाने के सिंधु के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, उठा, देख कितना उठता है। देखते देखते उसने 10,000 रुपए उठा लिए। सिर पर, बटुए में, कमर में, जेब में, यहाँ तक कि मुंह में भी कुछ रुपया भरकर रास्ता लिया। सब हंसने और कहने लगे, आदमी नहीं, इसे राक्षस समझना चाहिए। महाराज के हुक्म की तालीम हो गई है। घर लूट लिया गया। औरत मर्द सभी ने रोते पीटते चुनार का रास्ता पकड़ा। 23 रुपया लिए हुए वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और बोले, आज तो मुनाफा कर लाया, मगर यार माल शैतान का है, इसमें कुछ आप भी मिला लीजिए जिससे पाक हो जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा, यह तो बताओ कि लाए कहाँ से हो? उन्होंने सब हाल बताया। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो कुछ मेरे पास है यहाँ है, मैंने सब दिया। तेज सिंह ने कहा, मगर शर्त यह है कि इसमें कम न हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे कहीं ज्यादा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो इस वक्त कहाँ से लाए? तेज सिंह ने जवाब दिया, तमस्सुक लिख दो। कुमार हंस पड़े और उंगली से हीरे की अंगूठी उतारकर दे दी। तेजी ने खुश होकर ले ली और कहा, परमेश्वर आपकी मुराद पूरी करे। अब हम लोग भी यहाँ से अपने घर चले, क्योंकि अब मैं चुनार जाऊंगा, देखूंगा शैतान का बच्चा वहाँ क्या बंदोबस्त कर रहा है। यहाँ पर कुरसिंह की तबाही का हाल शहर भर में फैल गया। महारानी रत्नगर्भा, चंद्रकांता की माँ और चंद्रकांता, इन सबों ने भी सुनी। कुमारी और चपला को बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में गए, हंसी हंसी से महारानी ने कुरसिंह का हाल पूछा। महाराज ने कहा, वह बड़ा बदमाश और झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था। महारानी ने बात छेड़ कर कहा, आपने क्या सोचकर वीरेंद्र का आना जाना बंद कर दिया? देखिए, यह वही वीरेंद्र है जो लड़कपन में, जब चंद्रकांता पैदा भी न हुई थी, यहाँ आता और कई कई दिनों तक रहता था। जब यह पैदा हुई तो दोनों बराबर साथ खेला करते और इसी सबब से दोनों आपस में मोहब्बत बढ़ गई। उस वक्त यह भी नहीं मालूम होता था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंह कोई दो है, या नौगढ़ और विजयगढ़ 2 रजवाड़े हैं। सुरेंद्र सिंह भी बराबर आप ही के मुताबिक चला करते थे। कई दफे आप भी कह चुके थे कि चंद्रकांता की शादी वीरेंद्र के साथ कर देनी चाहिए। ऐसे मेल मोहब्बत को उस क्रूर ने बिगाड़ दिया है और दोनों में चित्त में मैल पैदा कर दिया है। महाराज ने कहा, मैं आपसे हैरान हूँ कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। तब महाराज ने कहा, मैं हैरान हूँ, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए थे। कौन सी बात ऐसी हुई जिससे सबब मेरे दिल से वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जाती रही। हाय, इस क्रूर ने तो गजब ही कर दिया। इसके निकल जाने पर मुझे मालूम होता है। महारानी ने देखे अब वह चुनार में जाकर क्या करता है। जरूर महाराज शिवजत को भड़काएगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज ने कहा, खैर देखा जाएगा, परमेश्वर मालिक है। उस नालायक ने तो अपनी बरपस बुराई में कुछ कमी नहीं की। यह कहकर महाराज महल में चले गए। अब उनको यह फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए, नहीं तो काम कैसे चलेगा। कई दिनों तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह नामी नायाब दीवान को मंत्री की पदवी दी। यह शख्स बड़ा ईमानदार, नेक वक्त, रहमदिल और साफ तबीयत का था। कभी किसी का दिल इसने नहीं दुखाया। कुरसिंह को बस एक ही फिक्र लगी हुई थी कि जिस तरह बने वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को मार डालना चाहिए, बल्कि नौगढ़ का राज्य भी घातक कर लेना चाहिए।
नाजिम को हाथ लिए हुए चुनार पहुंचा और महाराज शिवदत्त के दरबार में हाजिर हो गया। महाराज इसे बखूबी जानते थे, इसीलिए नजर लेकर हाल पूछा। रूसी ने कहा, महाराज जो कुछ हाल है मैं एकांत में कहूँगा। दरबार बर्खास्त हुआ। शाम को तखलिया। एकांत में महाराज ने क्रूर को बुलाया, हाल पूछा। उसने जितनी शिकायत महाराज जयसिंह की करते बनी की और यह भी कहा कि लश्कर का इंतजाम आजकल बहुत खराब है। मुसलमान सब हमारे मेल में है। अगर आप चाहे तो इस समय विजयगढ़ पर फतह कर लेना मुश्किल बात नहीं है। चंद्रकांता महाराज जयसिंह की लड़की भी खूबसूरती है। जयसिंह की लड़की जो बहुत खूबसूरत है, अपना सानी नहीं रखती, आप ही के हाथ लगेगी। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें कहकर महाराज शिवदत्त को पूरा तौर से भड़काया। आखिरकार महाराज ने कहा, हमको लड़ने की अभी कोई जरूरत नहीं। पहले हम अपने अय्यारों से काम कर लेंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। हमारे यहाँ 6 अय्यार है, जिसमें से 4 अय्यार के साथ पंडित जगन्नाथ ज्योतिष को तुम्हारे साथ देते हैं। इन सबों को साथ लेकर तुम जाओ, देखो तो ये लोग क्या खेल खेलते हैं। पीछे जब मौका होगा हम भी लश्कर लेकर पहुंच जाएंगे। उन अय्यारों के नाम थे पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, चुन्नीलाल, राम नारायण, भगवान दत्त और घसीटा सिंह। महाराज ने पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण और भगवान दत्त इन चारों को जो मुनासिब था कहा और इन लोगों को क्रूर सिंह के हवाले किया। अभी ये लोग बैठे ही थे कि एक चौकीदार ने आकर अर्ज किया, महाराज ड्यूटी पर कई आदमी फरियाद लिए खड़े हैं कि हम लोग क्रूर सिंह के रिश्तेदार हैं। इनके चुनार जाने का हाल सुनकर महाराज जयसिंह ने घर बार लूट लिया और हम लोगों को निकाल दिया। उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? यह सुनकर क्रूर सिंह के तो होश उड़ गए। महाराज शिवदत्त ने सबों को अंदर बुलाया और हाल पूछा। जो कुछ हुआ था उन्होंने बयान कर दिया। इसके बाद क्रूर सिंह और नाजिम की तरफ देखकर कहा, अहमद भी तो आपके पास आया है। नाजिम ने पूछा, अहमद वह कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया। सभी ने कहा, वाह वाह, यह तो सभी ने कहा, वाह, वहाँ तो घर पर गया था और यहाँ कहकर चला गया कि मैं चुनाव चला जाता हूँ। नाजिम ने कहा, बस बस, मैं समझ गया, वह जरूर तेजी होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसने महाराज को खबर पहुंचाई होगी। यह सब फसाद उसी की है। यह सुनकर क्रूर सिंह रोने लगा। महाराज शिवदत्त ने कहा, जो होना था सो हो गया, सोच मत करो। देखो इसका बदला जयसिंह से मैं लेता हूँ। तुम इसी शहर में रहो। हमाम के सामने वाला मकान तुम्हें दिया जाता है, उसी में अपने कुटुंब को रखो। रुपए की मदद सरकार से हो जाएगी। क्रूर सिंह ने महाराज के हुक्म मुताबिक उसी मकान में डेरा जमाया। कई दिन बाद दरबार में हाजिर होकर क्रूर सिंह ने महाराज से विजयगढ़ जाने के लिए अर्ज किया। सब इंतजाम हो चुका था। महाराज ने मैं चारों अय्यारों और पंडित जगन्नाथ ज्योतिष के क्रूर और निजाम को विदा किया। अय्यार लोग भी अपने अपने सामान से लैस हो गए थे। कई तरह के कपड़े लिए बटुए अय्यारी का अपने अपने कंधे में लटकाए, खंजर बगल में लिए। ज्योतिषी ने भी पोथी, पत्रा, पटड़ी और कुछ अय्यारी का सामान ले लिया, क्योंकि वह थोड़ी बहुत अय्यारी जानता था। अब सब शैतान का झुंड विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ। इन लोगों का इरादा नौगढ़ जाने का भी था। देखिए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। रास्ते में बड़ा भारी जंगल मिला, जिसमें हजारों मोर तथा लंगूर अपनी अपनी गोलियां और किलकारियों से जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुंवर वीरेंद्र सिंह उदास बैठे हैं। चंद्रकला के विरह में मोरों की आवाज तीर सी लगती है। लंगूरों की किलकारी वज्र सी मालूम होती है।
शाम की धीमी धीमी ठंडी हवा लू का काम करती है। चुपचाप बैठे नदी की तरफ देखकर सांसें ले रहे हैं। इतने में एक साधु राम रच से रंगी हुई कफनी पहरे, रामानंदी तिलक लगाए, हाथ में खंजरी लिए कुछ दूरी नदी के किनारे बैठा वह गाता हुआ दिखाई पड़ा। गए चुनार क्रूर बहुरंगी, लाए चार चितारी, संग में उनके पंडित देवता जो है सगुन विचारी। इनसे रहना बहुत संभल के, रमल चले अधिकारी। क्या बैठे हो तुम बेफिक्रे, काम करो कोई भारी। यह आवाज कान में पड़ते ही तेजसी ने गौर से उनकी तरफ देखा। वह साधु भी इन्हीं की तरफ मुंह करके गा रहा था। तेजसी को अपनी तरफ देखते देखते दांत निकालकर दिखला दिए और उठकर चलता बना। वीरेंद्र सिंह अपनी चंद्रकला के ध्यान में डूबे हैं। उनको इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वे नहीं जानते थे कौन गा रहा था, किधर से आवाज आ रही है। एक टक नदी की तरफ देख रहे थे। तेजसी ने बाजू पकड़कर हिलाया। कुमार चौंक पड़े। तेजसी ने धीरे से पूछा, कुछ सुना? कुमार ने कहा, क्या? नहीं तो कहो। तेजसी ने कहा, उठिए अपनी जगह से, चलिए। जो कुछ कहना है वही एकांत में कहेंगे। वीरेंद्र सिंह संभल गए और उठ खड़े हुए। दोनों आदमी धीरे धीरे किले आए और अपने कमरे में जाकर बैठ गए। अब निराला है, सिवाय इन दोनों के इस समय कमरे में कोई नहीं। वीरेंद्र सिंह ने तेजसी से पूछा, कहो क्या कहने आए हो? तेजसी ने कहा, सुनिए, यह तो आपको मालूम हो ही चुका होगा कि क्रूर सिंह महाराज शिवदत्त से मदद लेने चुनार गए हैं। अब उसके वहां जाने का क्या नतीजा निकला हुआ भी सुनिए। वहां से महाराज शिवदत्त ने 4 अय्यार और एक ज्योतिषी को उनके साथ दिया है। वह ज्योतिषी बहुत अच्छा रमल फेंकता है। नाजिम पहले से ही उनके साथ है। अब इन लोगों की मंडली भारी हो गई है। ये लोग कम फसादी नहीं करेंगे, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि आप संभल कर रहिए। मैं अब काम की फिक्र में जाता हूँ।